नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो भारत में लाखों लोगों की सैलरी स्लिप को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस यानी वेतन संहिता 2019 की। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस नए कोड की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, बात यह है कि दशकों से भारत के जो लेबर लॉस थे, खासकर सैलरी से जुड़े कानून, वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। मतलब उन्हें समझना अच्छों के लिए टेढ़ी खीर थी। असल में हो ये रहा था कि कंपनियां और कर्मचारी दोनों ही कई अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे कानूनों के एक कॉम्प्लिकेटेड जाल में फंसे हुए थे। और यह समस्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत गहरी थी। जरा सोचिए, वेतन या वेजेस जैसा जरूरी शब्द, उसकी परिभाषा हर कानून में अलग, नियम इतने अलग अलग थे कि जबरदस्त कंफ्यूजन होता था। नतीजा, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ गए, कंपनियों के लिए देश भर में काम करना मुश्किल हो गया। और सबसे जरूरी बात, इससे कर्मचारियों को एक जैसी बराबर की सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, कहीं कुछ और। तो इसी पूरी खिचड़ी को, इसी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार लेकर आई वेतन संहिता 2019। कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत ही एम्बिशियस कदम था। इस एक अकेले कोड ने 4 बहुत जरूरी और पुराने कानूनों की जगह ले ली। कौन कौन से? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। मतलब अब 4 अलग अलग नियम किताबों की जगह सिर्फ एक सिंगल रूल बुक। इससे अंदाजा लगेगा कि यह सिंप्लीफिकेशन कितना बड़ा है। देखिए, पहले क्या था, कानून सिर्फ कुछ खास तरह की नौकरियों पर या एक सैलरी लिमिट तक ही लागू होते थे। लेकिन अब यह नया कोड हर कर्मचारी पर लागू होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड। वेतन की परिभाषा जो पहले हर जगह अलग अलग थी, अब पूरे देश के लिए एक है, यूनिफॉर्म है। और तो और क्लेम करने की जो समय सीमा थी, वो भी 6 महीने 12 महीने के झंझट से निकलकर सबके लिए एक बराबर 3 साल कर दी गई है। लेकिन इस कोड का जो सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा है, वो है वेतन की नई और सिंगल परिभाषा। और यहीं से खेल में आता है वो 50% वाला नियम, जो सच में सब कुछ बदल देता है। अच्छा, कानूनी भाषा में बात करें तो ये कोड के सेक्शन 2 सब वाई में लिखा है। ये वेतन को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, वेतन में क्या क्या शामिल है। दूसरा, क्या क्या शामिल नहीं है। और तीसरा, एक बहुत ही जरूरी शर्त, एक प्रोवाइजो, जो इन दोनों के बीच के रिश्ते को ही रीडिफाइन कर देती है। तो वेतन में क्या आता है? मोटे तौर पर 3 चीजें: बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए, और रिटेनिंग अलाउंस। और वेतन से बाहर क्या रखा गया है, इसकी लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, बोनस, कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन, कन्वेंस, ओवरटाइम, ये सब बाहर हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है ये नंबर 50%। ये कोड एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये कहता है कि वो सारी चीजें जो वेतन से बाहर रखी गई हैं, मतलब वो सारे भत्ते, उनका टोटल अमाउंट आपकी पूरी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और देखिए, कानून कितना स्मार्ट है। वो ये नहीं कहता कि कंपनियां ज्यादा अलाउंस नहीं दे सकती। नहीं, वो एक बहुत ही क्लेवर लीगल टूल का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं डीमिंग फिक्शन। इसका मतलब यह है कि अलाउंस का जो भी हिस्सा उस 50% की लिमिट को पार करेगा, उसे ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो सीधे सीधे रोक नहीं लगाई, बल्कि कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बदलने पर मजबूर कर दिया। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी की टोटल सीटीसी है 1 लाख रुपए महीना। पुरानी व्यवस्था में कंपनियां क्या करती थी, बेसिक पे को कम रखती थी, मान लीजिए 25,000 रुपए, और बाकी 75,000 रुपए अलाउंस में दिखा देती थी। यहां अलाउंस हो गए 75%। लेकिन अब 50% का नियम लागू होता है, तो अलाउंस 1 लाख का 50% यानी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपए अलाउंस में थे, वो अब वेतन का हिस्सा मान लिए जाएंगे। तो नया वेतन का बेस क्या बना? 25,000 की पुरानी बेसिक प्लस ये 25,000 माने गए वेतन, यानी कुल 50,000 रुपए। तो इसका असर क्या होगा? इसका एक रिपल इफेक्ट है। कर्मचारियों के लिए शायद शॉर्ट टर्म में टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अब पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी कटौतियां उस बढ़े हुए वेतन बेस पर होंगी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा है, बचत और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। और कंपनियों के लिए उनकी लागत बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पीएफ और ग्रेच्युटी जमा करनी होगी। लेकिन बदले में उन्हें एक सीधे साधे सरल कानूनी ढांचे में काम करने का फायदा मिलेगा। तो ये सुधार सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना ही कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद भी है। और इसे लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है इंडस्ट्री, सीआईआई और फिक्की जैसी संस्थाओं ने कानूनों के आसान होने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी है। पहली चिंता ये कि 50% वाले नियम से उनकी वेज बिल यानी सैलरी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी चिंता यह है कि एक नेशनल फ्लोर वेज यानी पूरे देश के लिए एक न्यूनतम मजदूरी कहीं कम विकसित राज्यों में नई नौकरियां बनाने में रुकावट ना बन जाए। और सिक्के का दूसरा पहलू है ट्रेड यूनियंस। उन्होंने इन सुधारों की कड़ी आलोचना की है। उनका साफ साफ कहना है कि ये सुधार कॉर्पोरेट समर्थक हैं और इनसे मजदूरों के अधिकार और उनकी सुरक्षा कमजोर होती है। उनका यह भी आरोप है कि इस कानून को बनाने में उनसे सही तरीके से सलाह मशवरा नहीं किया गया। और एक और चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है, और वो है इसे लागू करवाने का नया मॉडल।
ये नया मॉडल है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ बताता है। ये पारंपरिक इंस्पेक्टर की जगह लेगा और इसका मकसद सिर्फ डंडा चलाना या सजा देना नहीं, बल्कि कंपनियों को सलाह देना और नियमों का पालन करने में उनकी मदद करना है। मतलब पहले का जो इंस्पेक्टर राज था, जिसमें सजा का डर और अचानक छापे पड़ते थे, उसकी जगह अब एक फैसिलिटेटर मॉडल आ रहा है। ये सलाह देने और वेब बेस्ड रैंडम इंस्पेक्शन पर ज्यादा फोकस करेगा। अब ट्रेड यूनियनों को डर इसी बात का है कि इस बदलाव से सरकार की पकड़ ढीली हो जाएगी और कंपनियां नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? कानून तो 2019 में पास हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी इसका भविष्य अभी भी थोड़ा धुंधला, थोड़ा अनिश्चित है। सोचिए, अगस्त 2019 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 2020 में केंद्र ने ड्राफ्ट नियम जारी किए। 2022 तक ज्यादातर राज्यों ने भी अपने ड्राफ्ट नियम बना लिए, लेकिन आज 2025 में भी हम इसके देश भर में लागू होने का इंतजार ही कर रहे हैं। तो आखिर ये देरी हो क्यों रही है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने होते हैं, इसमें समय लगता है। दूसरी वजह है एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, हजारों इंस्पेक्टरों को दोबारा ट्रेनिंग देनी है, देश की हर कंपनी को अपना पेरोल सिस्टम बदलना है। और तीसरी वजह है आर्थिक और राजनीतिक। कोई भी सरकार एक ऐसा बदलाव लागू करने से हिचकिचाएगी जिससे एक तरफ तो कंपनियों का खर्चा बढ़े और दूसरी तरफ कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, क्या यह सुधार एक आसान भविष्य की तरफ एक कदम है, या फिर यह मौजूदा वक्त को और मुश्किल बनाने वाला है? भारत के जिस नए वेतन युग का वादा किया गया था, उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये है मजदूरी संहिता 2019 पर एक सरसरी नजर। देखिए, ये कानून ना भारत में सैलरी, बोनस और पेमेंट से जुड़े जो 4 पुराने लेबर लॉ थे, उनको मिलाकर एक बनाता है। मकसद सीधी सी बात है, नियमों को आसान करना, चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित, और हां, ये पक्का करना कि सबको एक न्यूनतम मजदूरी तो मिले। तो पहली चीज, मजदूरी की जो परिभाषा है उसमें बदलाव है। अब देखिए, आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेंशन अलाउंस, इनको छोड़कर बाकी जो भत्ते हैं, जैसे एचआरए हुआ, बोनस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब मिलाकर आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ये 50% से ज्यादा हुए तो जो ऊपर का हिस्सा है वो भी मजदूरी में ही गिना जाएगा। मतलब क्या? हाँ, आपका पीएफ, ग्रेच्युटी जैसी बचत बढ़ सकती है, लेकिन हो सकता है शुरू में आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाए। दूसरा, और ये बहुत अहम है, अब न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भारत के लगभग सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सोचिए, करीब 50 करोड़ लोग, खासकर जो 90% असंगठित क्षेत्र में हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी, यानी एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी जिससे कम कोई भी राज्य सरकार अपने यहां मिनिमम वेज सेट नहीं कर पाएगी। कोशिश है कि अलग अलग इलाकों में जो मजदूरी का बड़ा अंतर है वो कम हो। और तीसरी बात, इंस्पेक्शन का तरीका बदला है। वो जो इंस्पेक्टर राज वाली बात थी, उसकी जगह अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे। मतलब ये सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि कंपनियों को नियम समझने और पालन करने में मदद भी करेंगे, सलाह भी देंगे। और हां, अगर पहली बार कोई छोटा मोटा उल्लंघन हुआ तो सीधा केस करने से पहले सुधार का मौका दिया जाएगा। सुनने में तो अच्छा है, पर कुछ ट्रेड यूनियनों को चिंता है कि कहीं इससे एनफोर्समेंट थोड़ा ढीला ना पड़ जाए। तो संक्षेप में कहें तो मजदूरी संहिता का इरादा तो वेतन कानूनों को सरल बनाना और बुनियादी हक बढ़ाना है, लेकिन हां, इसका असली असर और ये कैसे लागू होता है, ये देखना अभी बाकी है। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की नई मजदूरी संहिता 2019 पर। ये वो कानून है जिसने 4 काफी पुराने लेबर लॉज जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इन सबको एक तरह से कंसोलिडेट करके इनकी जगह ली है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मुख्य सवाल ये है कि क्या ये संहिता सच में श्रम कानूनों को आसान बनाती है? क्या ये सभी श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा लाती है, जैसा मतलब दावा किया गया था, या फिर ये सरलीकरण के नाम पर कहीं ना कहीं नई परेशानियां खड़ी करती है, शायद मालिकों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है और श्रमिकों के हितों को थोड़ा कमजोर करती है? हाँ, और ये पूरी चर्चा उपलब्ध स्रोत सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है। तो मेरा पक्ष ये है कि ये संहिता एक जरूरी कदम है और कुल मिलाकर देखें तो एक सकारात्मक सुधार है। इसने कानूनों को जोड़ा है, आसान बनाया है और सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया है। और मेरा मानना है कि घोषित लक्ष्य तो अच्छे थे, पर इसके बावजूद इस संहिता में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं। इसने कुछ मामलों में अनुपालन को और मुश्किल बना दिया है और इसका असर श्रमिकों की जेब और उनके अधिकारों दोनों पर नकारात्मक पड़ सकता है। अच्छा, तो मैं अपनी बात पहले रखता हूं। देखिए, इस संहिता का एक
बहुत बुनियादी लक्ष्य है सरलीकरण। 4 अलग-अलग कानून थे, थोड़े बिखरे हुए थे, उनको एक जगह लाना ये अपने आप में आप कह सकते हैं प्रशासनिक रूप से एक बड़ी राहत है। इससे भी जरूरी बात, संहिता मजदूरी की एक कॉमन परिभाषा मतलब एक यूनिवर्सल परिभाषा धारा 2Y लाती है। पहले क्या था कि अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग परिभाषाएं थी, जिससे काफी भ्रम होता था, मुकदमेबाजी भी होती थी। तो ये उसे खत्म करने की कोशिश है और ये परिभाषा बहुत अहम है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी पीएफ कटौतियां, ग्रेच्युटी वगैरह तय होती हैं। फिर इसने न्यूनतम मजदूरी का जो अधिकार है उसे लगभग सार्वभौमिक बना दिया है। मतलब पहले ये सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स तक ही था, अब ये संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों कर्मचारियों पर लागू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तार है। साथ ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर या नेशनल फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट आया है। ये एक बेसलाइन तय करेगा जिसके नीचे कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं रख पाएगा। इससे राज्यों के बीच जो भारी अंतर था उसे कम करने में मदद मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। संहिता लैंगिक समानता पर भी जोर देती है, मतलब समान काम के लिए समान वेतन और भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव पर साफ रोक है। पेमेंट की टाइमलाइन भी सख्त की गई है, खास तौर पर नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में फाइनल सेटलमेंट। ये कर्मचारियों को एक तरह की वित्तीय सुरक्षा देता है। और हाँ, एक और बात, मजदूरी के दावों के लिए जो टाइम लिमिट थी वो पहले 6 महीने या साल भर होती थी, उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। इससे श्रमिकों के लिए न्याय पाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सब मिलकर एक प्रगतिशील ढांचा बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो सरलीकरण और विस्तार की बातें कही उसमें कई बिंदु सही हैं, लेकिन मैं उसी मजदूरी की परिभाषा धारा 2Y से शुरू करना चाहूंगी, जो मेरे ख्याल से सरलीकरण के बजाय एक नई उलझन लेकर आई है। इसमें एक क्लॉज है कि वेतन में जो चीजें शामिल नहीं हैं, यानी एक्सक्लूजन्स, वो कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका सीधा मतलब ये है कि कई कंपनियों को अपना पूरा सैलरी स्ट्रक्चर उसे पूरी तरह बदलना पड़ रहा है और इसका असर सीधा कर्मचारी पर पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि इस 50% नियम के कारण प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी जो कटौतियां हैं, उनका आधार यानी वेतन का वो हिस्सा जिस पर ये कटती हैं, वो अक्सर बढ़ जाता है। तो नतीजा क्या होता है? कर्मचारी की कुल सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी वो भले ही उतनी ही रहे, लेकिन उसके हाथ में जो हर महीने पैसा आता है, जिसे हम नेट टेक होम पे कहते हैं, वो कम हो जाता है। और ये खासकर कम और मध्यम आय वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या है। फिर आपने सरलीकरण की बात की, लेकिन ये संहिता कर्मचारी और श्रमिक के बीच एक नया फर्क पैदा करती है। श्रमिक को अब कर्मचारी का एक सबसेट बना दिया गया है। इसमें मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाले लोग और एक तय वेतन से ऊपर के सुपरवाइजर शामिल नहीं हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ बहुत जरूरी अधिकार, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत यूनियन बनाने का अधिकार या हड़ताल का अधिकार, वो सिर्फ श्रमिक की परिभाषा से जुड़े हैं। तो क्या ये अधिकारों का एक नया बंटवारा नहीं है? ये तो सरलीकरण नहीं लग रहा मुझे। राष्ट्रीय फ्लोर वेज का विचार अच्छा है, लेकिन चिंता यह है कि इसे तय करने का कोई साफ कानूनी फॉर्मूला या कोई तय प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तो डर यह है कि कहीं ये राजनीतिक या वित्तीय दबाव में तय ना हो जाए, बजाय इसके कि श्रमिकों की वास्तविक जरूरतें क्या हैं उसके आधार पर तय हो। महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस, उसके संशोधन के लिए भी संहिता में बहुत ढीली भाषा है। जैसे प्रयास किया जाएगा, इससे महंगाई समायोजन में देरी हो सकती है। जो इंस्पेक्टर का रोल बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है, उस पर ट्रेड यूनियनों को काफी चिंता है कि इससे निरीक्षण और कानून का पालन करवाना यानी एनफोर्समेंट कमजोर होगा। ऐसा लगता है कि जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा है, शायद श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर भी। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में सही मायने में त्रिपक्षीय बातचीत की कमी के आरोप भी लगे हैं। चलिए इन चिंताओं पर बात करते हैं। सरलीकरण के मुद्दे पर लौटते हैं। 4 कानूनों का एक में विलय होना, यह प्रशासनिक बोझ तो कम करता ही है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होने से भ्रम घटता है। मजदूरी की परिभाषा से जुड़ी जो शुरुआती रीस्ट्रक्चरिंग की चुनौती है, मैं उसे मानता हूं, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो क्या इससे वेतन संरचनाओं में ज्यादा पारदर्शिता नहीं आएगी? इससे उन कंपनियों पर भी लगाम लगेगी जो पहले कानूनी देनदारियों से बचने के लिए सैलरी को आर्टिफिशियली कम करके दिखाती थी। और सरलीकरण सिर्फ कानूनों को मिलाने तक ही नहीं है, संहिता डिजिटल कंप्लायंस पर जोर देती है, जैसे वेब आधारित निरीक्षण, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना। ये इंस्पेक्टर राज को खत्म करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होता है। पारदर्शिता का तर्क ठीक है, लेकिन धारा 2Y का ये जो 50% वाला नियम है, ये सिर्फ एक शुरुआती रीस्ट्रक्चरिंग की चुनौती नहीं है। ये कई बिजनेस, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों यानी एसएमईज के लिए एक लगातार सिरदर्द और शायद एक वित्तीय बोझ भी बन सकता है। तो ये तत्काल जटिलता है, भविष्य का सरलीकरण नहीं। जहां तक कर्मचारी बनाम श्रमिक के भेद का सवाल है, ये तो कानूनी व्याख्याओं और मुमकिन है कि मुकदमेबाजी का एक नया दरवाजा खोलता है। कौन किस कैटेगरी में आएगा, किसके क्या अधिकार होंगे, ये सब साफ होने में वक्त लगेगा। और ये सरलीकरण के घोषित लक्ष्य के तो बिल्कुल उलट है। और राष्ट्रीय सरलीकरण की बात तब थोड़ी खोखली लगती है जब हम देखते हैं कि
संहिता लागू होने के इतने साल बाद भी कई बड़े राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उन्होंने अभी तक अपने नियम ही नहीं बनाए हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय कानून और जमीनी हकीकत में एक बड़ी खाई है। हमारा जो संघीय ढांचा है उसकी अपनी जटिलताएं हैं। वो एक देश एक नियम वाले सरलीकरण के विचार को कहीं ना कहीं चुनौती देती हैं। अच्छा, अब श्रमिक कल्याण के मुद्दे पर आते हैं। क्या यह संहिता श्रमिकों की स्थिति को बेहतर नहीं बनाती? सोचिए, न्यूनतम मजदूरी का जो दायरा बढ़ाया गया है, करोड़ों अनौपचारिक श्रमिक जो पहले किसी कानूनी सुरक्षा के दायरे में नहीं थे, वो पहली बार इसके अंदर आए हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। लिंग के आधार पर वेतन और भर्ती में भेदभाव पर जो रोक लगाई गई है, वो एक ठोस प्रगतिशील कदम है। समय पर भुगतान और खासकर नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में पूरा भुगतान, ये नियम श्रमिकों को एक वित्तीय सुरक्षा देता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं, मतलब निश्चित अवधि के कर्मचारी, उन्हें अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी प्रो राटा बेसिस पर ग्रेच्युटी मिलेगी। ये पहले उनके लिए था ही नहीं। तो ये वास्तविक ठोस फायदे हैं। हाँ, मैं इन संभावित फायदों को पूरी तरह नकार नहीं रही हूँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा, धारा 2I के कारण जो हाथ में आने वाली तनख्वाह कम हो रही है, वो कम आय वाले श्रमिकों को सीधे तौर पर चोट पहुंचाती है। उनकी तात्कालिक जरूरतें ज्यादा होती हैं, उनके लिए महीने का कैश फ्लो बहुत मायने रखता है, भले ही लंबी अवधि में उनकी बचत थोड़ी बढ़ जाए। फिर न्यूनतम मजदूरी तय करने के जो मानक हैं, जैसे कि उसमें घर का किराया वगैरह कैसे जोड़ा जाए, वो शायद 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के पुराने फॉर्मूलों पर आधारित हो सकते हैं, जो आज की महंगाई, खासकर शहरों की महंगाई को शायद सही से नहीं दर्शाते। और फ्लोर वेज तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मतलब है कि वो इतना कम रखा जा सकता है कि उससे श्रमिकों को कोई असली राहत ही न मिले। और एक बहुत बड़ा वर्ग है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, उबर ड्राइवर, डिलीवरी वाले वगैरह। संहिता उनके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहती। वो एक तरह की कानूनी अनिश्चितता में है। क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलेगी? अगर ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल और वेब आधारित निरीक्षण से जमीनी स्तर पर कानून का पालन कमजोर होता है, तो फिर कागज पर दिए गए अधिकार भी तो बेमानी हो सकते हैं ना। कल्याण सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता, उसे ठीक से लागू करने से होता है। ठीक है, तो कार्यान्वयन और शासन पर आते हैं। मेरा मानना है कि ये जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल है, ये सजा देने वाली निरीक्षण की संस्कृति से हटकर सलाह और मदद की तरफ एक जरूरी बदलाव है। इसका मकसद मालिकों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतर होता है और श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसा इसका इरादा है। संहिता में त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें मालिक, कर्मचारी और सरकार तीनों के प्रतिनिधि होते हैं, ताकि मजदूरी और दूसरे मुद्दों पर सबकी बात सुनी जा सके। क्लेम सेटलमेंट के लिए भी एक साफ प्रक्रिया है। दावा प्राधिकरण है, फिर अपीलीय प्राधिकरण है, और सबसे जरूरी 3 साल की बढ़ी हुई समय सीमा, ये श्रमिकों को न्याय पाने का पूरा मौका देती है। ये पिछले कानूनों की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उनसे तो बेहतर ही है। एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन वाला पहलू ही कमजोर न पड़ जाए। बिना औचक निरीक्षण के डर के क्या कंपनियां हमेशा नियमों का पालन करेंगी? और ये जो वेब आधारित सिस्टम है, क्या इसमें भी हेरफेर करके खामियों को छिपाया नहीं जा सकता? ट्रेड यूनियनों ने लगातार ये कहा है कि संहिता बनाते समय उनसे सही मायनों में सलाह मशवरा नहीं किया गया, उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया। तो ये त्रिपक्षीयता की भावना के थोड़ा खिलाफ जाता है। और सबसे बड़ी शासन की विफलता तो यही है कि राज्य सरकारें नियम बनाने में इतनी देर कर रही हैं। जब तक राज्य अपने नियम नहीं बनाते, ये राष्ट्रीय कानून पूरी तरह से लागू हो ही नहीं सकता। ये केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी को दिखाता है और एक अनिश्चितता का माहौल बनाता है। एक और पहलू है अपराधों के शमन का, मतलब कंपाउंडिंग की इजाजत देना, खासकर अगर पहली बार उल्लंघन हुआ है। क्या इससे ये संकेत नहीं जाता कि ठीक है, पकड़े भी गए तो जुर्माना भरकर बच सकते हैं? ये कानूनों का जो निवारक असर होना चाहिए, उसे शायद कमजोर करता है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि मजदूरी संहिता 2019 भारत के जो जटिल श्रम कानून थे उनको सरल बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है। ये सुरक्षा का दायरा सभी श्रमिकों तक पहुंचाने और लैंगिक समानता जैसे प्रगतिशील मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करती है। इसने 4 पुराने कानूनों को एक जगह लाकर एक बड़ी बाधा दूर की है। हाँ, ये मानता हूं कि इसे लागू करने में चुनौतियां हैं। वेतन की परिभाषा जैसे कुछ पहलुओं पर बहस अभी भी चल रही है, लेकिन इसकी जो मूल दिशा है और जो संरचना है, वो देश के लेबर मार्केट को ज्यादा कुशल और ज्यादा न्याय संगत बनाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जहां सरलीकरण और सबको दायरे में लाने जैसे लक्ष्य सराहनीय हैं, वहीं ये संहिता खासकर अपनी धारा 2I के जरिए नई और काफी अहम जटिलताएं पैदा करती है, जिनका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय फ्लोर वेज कैसे तय होगा, इसमें अस्पष्टता है। गिग वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया है और एनफोर्समेंट मशीनरी के कमजोर होने की आशंका भी वास्तविक है। त्रिपक्षीय सलाह मशवरे की कमी और राज्यों द्वारा नियम बनाने में देरी ने इसके लागू होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संहिता की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन कमियों को कितनी असरदार तरीके से दूर किया जाता है और क्या ये जमीन पर श्रमिकों के जीवन में कोई वास्तविक सुधार ला पाती है या नहीं। हाँ, तो ये स्पष्ट है कि मजदूरी संहिता एक बहुत व्यापक, बहुस्तरीय कानून है और इसके प्रभाव दूर तक जाएंगे।
इसके हर पहलू को समझने के लिए जाहिर है दोनों पक्षों के तर्कों पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल, इस संहिता की जो प्रावधान है, इसे लागू करने में जो चुनौतियां आ रही हैं और जमीनी हकीकत क्या है, इस पर लगातार नजर रखने और विश्लेषण करने की जरूरत है, जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है। तभी हम समझ पाएंगे कि ये सुधार असल में कितना कारगर साबित होता है। आज हमारे सामने वेज कोड 2019 और इसके साथ आए ड्राफ्ट केंद्रीय नियम 2020 का एक अहम, काफी डिटेल्ड कानूनी और ऑपरेशनल विश्लेषण है। तो चलिए देखते हैं कि इस अहम दस्तावेज को और भी असरदार और साफ कैसे बनाया जा सकता है। कुछ खास पहलू हैं जहां मुझे लगता है सुधार की गुंजाइश है। पहला मुद्दा जो है वो संहिता और नियमों के बीच के तालमेल का है, उनके फ्लो का। देखिए, इस विश्लेषण में संहिता मतलब कोड और नियम यानी रूल्स, इनके बीच का कनेक्शन समझाया तो गया है, पर कहीं कहीं थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। पढ़ने वाले के लिए ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो कि भाई कौन सा नियम परमानेंट कानून का हिस्सा है और कौन सा सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है जो बदल सकता है। दस्तावेज शुरू में ये अंतर बताता तो है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये लाइन थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। आपको भी ऐसा लगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, दस्तावेज शुरू में ये तो साफ कर देता है कि भी देखो, संहिता वो नींव है जो मेन कानूनी ढांचा है और नियम वो हैं जिनसे इसे लागू करना है। लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण गहरा होता है, खासकर जब हम थोड़ी मुश्किल चीजों पर आते हैं, जैसे मिनिमम वेज कैसे कैलकुलेट होगा, नियम 3 या फिर वेज की परिभाषा, धारा 2 का वाई और वो 50% वाला नियम, तो पढ़ने वाले के लिए ये फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात एकदम पक्की है, मतलब संहिता का हिस्सा है, और कौन सी बात सरकार बाद में नियमों के जरिए बदल सकती है। दस्तावेज खुद ही इशारा करता है कि नियमों में बदलाव हो सकता है, लेकिन विश्लेषण पढ़ते हुए पाठक को शायद बार बार ये याद दिलाना जरूरी है। जब हम कानून के मूल सिद्धांतों और उन्हें लागू करने के तरीकों के बीच थोड़ा कूदते रहते हैं, तो ये समझ कम हो जाती है कि कौन से हिस्से सरकारी नीति बदलने पर ज्यादा असर डालेंगे, और इससे वो अनिश्चितता पैदा होती है जिसका जिक्र दस्तावेज में है भी। हाँ, मतलब पढ़ने वाले को लगातार ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ओके, ये संहिता का मूल सिद्धांत है और ये नियम है जो शायद बदल जाए। तो यहाँ एक सुझाव ये हो सकता है कि हर बड़े सेक्शन में संहिता के जो स्थायी प्रावधान हैं और उनसे जुड़े नियमों के जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, उनको और ज्यादा साफ तौर पर अलग अलग रखा जाए। शायद हर सेक्शन की शुरुआत में ही ये बता दिया जाए। बिल्कुल सही, और इसे करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब वेज की परिभाषा धारा 2 वाई पर बात हो रही हो, तो एकदम साफ बताएं कि देखो भाई, मूल परिभाषा क्या शामिल है, बेसिक, डीए, रिटेनिंग अलाउंस, और क्या बाहर रखा गया है, ये सब तो संहिता में तय है। लेकिन जो चीजें बाहर रखी गई हैं उनकी गिनती कैसे होगी, या अगर वो 50% की लिमिट पार कर जाएं तो एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये सब नियमों या आगे आने वाले स्पष्टीकरणों पर निर्भर करेगा, और इनमें बदलाव की गुंजाइश ज्यादा है। दस्तावेज को इस फर्क पर थोड़ा जोर देना चाहिए। शायद कोई टेबल या बुलेट पॉइंट से इसे साफ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भूमिका की बात हो, धारा 51, तो साफ करें कि उनकी मुख्य शक्तियां और जिम्मेदारियां, जैसे जांच करना, सलाह देना, ये तो संहिता में है, लेकिन वो जांच करेंगे कैसे, उसकी योजना कैसे बनेगी, नियम 58, ये सब नियमों में तय होगा। ये दो अलग लेवल की चीजें हैं, एक परमानेंट रोल, दूसरी प्रक्रिया जो बदल सकती है। हाँ, ये अंतर जरूरी है। और जैसा आपने कहा, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल, शायद ऐसा कुछ, संहिता का स्थायी प्रावधान, वेज पेमेंट की टाइमलाइन धारा 17, और फिर अलग से नियमों का विवरण, बकाये का निपटारा नियम 47-48। इस तरह का बंटवारा पाठक को तुरंत समझ में मदद करेगा कि वो कानून के किस हिस्से को पढ़ रहा है, स्थायी या जो बदल सकता है। इससे यह भी साफ होगा कि कहां ज्यादा स्थिरता है और कहां भविष्य में बदलाव की उम्मीद करें। ये तो हुई स्ट्रक्चर और फ्लो की बात। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। विश्लेषण कई महत्वपूर्ण तनावों और अस्पष्टताओं को पहचानता है, जैसे कर्मचारी और श्रमिक के बीच का फर्क या नेशनल फ्लोर वेज तय करने में क्लैरिटी की कमी। लेकिन इनके स्ट्रैटेजिक महत्व पर, मतलब इनके असली असर पर और जोर दिया जा सकता है। ये सिर्फ कानूनी नुक्ते नहीं है, इनका असर कहीं ज्यादा गहरा है ना? ये बहुत जरूरी बात है। दस्तावेज इन मुद्दों की लिस्ट तो देता है, पर यह पूरी तरह से नहीं समझाता कि ये व्यापार, लेबर रिलेशंस और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक तौर पर इतने अहम क्यों हैं। मिसाल के तौर पर, कर्मचारी बना श्रमिक का बंटवारा, ये सिर्फ परिभाषा का खेल नहीं है। जैसा दस्तावेज इशारा करता है, इसका सीधा असर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत मिलने वाले अधिकारों पर पड़ेगा, जैसे यूनियन बनाना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तक पहुंच। ये बंटवारा वर्कप्लेस में पावर बैलेंस को बदल सकता है, और हो सकता है कि कुछ समूह, खासकर मैनेजमेंट या ज्यादा तनख्वाह वाले सुपरवाइजर, कुछ अहम अधिकारों से बाहर हो जाएं। सोचिए, अगर सुपरवाइजरी स्टाफ यूनियन नहीं बना सकता तो उनकी आवाज कैसे सुनी जाएगी? उनकी बार्गेनिंग पावर तो कम हो जाएगी ना। और वो नेशनल फ्लोर वेज वाली अस्पष्टता, दस्तावेज नियम 11 और संसदीय समिति की चिंताओं का जिक्र तो करता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है कंपनियों के लिए ग्राउंड पर? वही तो, नेशनल फ्लोर वेज तय करने के लिए एक साफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले की कमी, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल कमी नहीं है, ये उन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी अनिश्चितता है
जिनके ऑफिस या प्लांट कई राज्यों में हैं। उन्हें अपना बजट और सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए अगर उन्हें पता ही नहीं कि न्यूनतम मजदूरी का राष्ट्रीय स्तर क्या होगा? अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इससे भी बड़ा खतरा यह है कि राज्य शायद निवेश खींचने के चक्कर में मजदूरी कम रखने की होड़ में लग जाएं, जिसे रेस टू द बॉटम कहते हैं। इससे मजदूरों की मोलभाव करने की ताकत कम हो सकती है और राज्यों के बीच असमानता बढ़ सकती है। ये रणनीतिक जोखिम है, सिर्फ कानूनी बारीकियां नहीं। तो यहाँ सुझाव ये है कि हर बड़े तनाव या अस्पष्टता के लिए विश्लेषण सिर्फ कानूनी नतीजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसके संभावित दूसरे और तीसरे दर्जे के प्रभावों पर भी बात करे। मतलब ये बताए कि इन अनिश्चितताओं या बदलावों का असर बिजनेस स्ट्रेटेजी पर क्या होगा, HR प्लानिंग पर, लेबर रिलेशंस पर, निवेश के फैसलों पर और यहाँ तक कि समाज में आर्थिक बराबरी पर कैसे पड़ सकता है। इन्हें सिर्फ कानूनी मुद्दे नहीं बल्कि बड़े व्यापारिक और आर्थिक जोखिम या अवसर के तौर पर पेश करना चाहिए। बिल्कुल, और इसे उदाहरणों से और साफ किया जा सकता है। जैसे कर्मचारी श्रमिक वाले बंटवारे पर बात करते हुए ये उदाहरण दें कि कैसे एक मैनेजर या ज्यादा तनख्वाह वाला सुपरवाइजर, जिसे अब श्रमिक नहीं माना जाएगा, शायद यूनियन बनाने या औद्योगिक विवाद उठाने जैसे सामूहिक अधिकारों से वंचित रह जाए, जैसा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के रेफरेंस में बताया गया है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि उनकी शिकायतें सुनने का कोई मंच न रहे और कंपनी के अंदर एक नई तरह की खाई बन जाए मैनेजमेंट और बाकी स्टाफ के बीच, जिससे असंतोष भी बढ़ सकता है। हाँ, ये सिर्फ अधिकार का सवाल नहीं रह जाता फिर। बिल्कुल, ये कंपनी के माहौल और प्रोडक्टिविटी पर भी असर डाल सकता है। फिर नेशनल फ्लोर वेज की अस्पष्टता पर यह बताएं कि कैसे एक मल्टी स्टेट कंपनी, मान लीजिए जिसके प्लांट महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा में है, अपनी पूरे भारत की वेतन संरचना और बजट बनाने में उलझ जाएगी। हर राज्य का अपना न्यूनतम वेतन तो होगा, लेकिन एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज की अनिश्चितता प्लानिंग को मुश्किल बना देगी। और विश्लेषण करें कि क्या सचमुच राज्य कम मजदूरी रखकर इन्वेस्टमेंट खींचने की कोशिश करेंगे। अगर हाँ, तो इसका लंबे समय में श्रमिकों की खरीदने की शक्ति और क्षेत्रीय विकास पर क्या असर पड़ेगा, ये सब सवाल उठते हैं। और वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वाला मॉडल, हाँ, उस पर दस्तावेज उद्योग और ट्रेड यूनियनों के अलग अलग विचार रखता है, जो अच्छा है, लेकिन विश्लेषण को एक कदम आगे जाना चाहिए। ये बदलाव जमीनी हकीकत में कंप्लायंस के व्यवहार को कैसे बदलेगा? क्या सच में इंस्पेक्टर सलाहकार की भूमिका निभाएगा, या फिर जैसा कि यूनियनों को डर है, सजा का डर कम होने से, खासकर असंगठित क्षेत्र में जहां निगरानी वैसे ही कमजोर है, कंपनियां नियमों को ताक पर रख देंगी? और वो जो वेब आधारित इंस्पेक्शन सिस्टम का जिक्र है, क्या वो वाकई कारगर है, या ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगा जहां कंपनियां ऑनलाइन सब ठीक दिखाकर असलियत में कुछ और करें? इन सवालों के जवाब रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये रणनीतिक पहलू वाकई सोचने वाले हैं। अच्छा, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। विश्लेषण मौजूदा प्रावधानों और पुराने कानूनों की तुलना तो अच्छे से करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं या नए उभर रहे हैं। इनके व्यावहारिक प्रभावों पर ज्यादा ध्यान देकर इसे और भविष्योन्मुखी बनाया जा सकता है, जैसे गिग वर्कर्स का मामला। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है और दस्तावेज गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अनिश्चित कानूनी स्थिति और खेती में लगे मजदूरों को शामिल न करने जैसे जरूरी गैप्स का जिक्र तो करता है, लेकिन इन चीजों के ऑपरेशनल असर क्या होंगे और कंपनियों को असल में क्या मुश्किलें आएंगी, इस पर और गहराई से बात हो सकती थी। मिसाल के तौर पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या वो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, या उनके लिए कोई नई कैटेगरी बनानी होगी? सोशल सिक्योरिटी कोड में कुछ कोशिश तो हुई है, पर वेज कोड में क्या? उन पर न्यूनतम मजदूरी या संहिता के दूसरे प्रावधान जैसे वो 50% वाला नियम कैसे लागू होंगे, खासकर जब उनकी कमाई का तरीका इतना अलग और अनियमित होता है? अगर कंपनियों ने उन्हें गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया तो उन्हें क्या कानूनी और वित्तीय जोखिम उठाने पड़ सकते हैं? सोचिए, कल को हजारों डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स कोर्ट पहुंच जाएं कि उन्हें कर्मचारी माना जाए और न्यूनतम मजदूरी दी जाए। ये एक बड़ा रिस्क है। सही बात है। और राज्यों के स्तर पर जो नियम बन रहे हैं उनमें जो भिन्नता आ सकती है उसका क्या? दस्तावेज इसका जिक्र तो करता है, पर शायद काफी संक्षेप में। सही कहा, जबकि ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती बन सकती है। दस्तावेज बताता है कि कोड लागू होने में देरी हुई है और राज्यों के बीच तालमेल एक मुद्दा है, लेकिन अलग अलग राज्यों के जो ड्राफ्ट नियम आए हैं, भले ही फाइनल ना हो, उनमें मूलभूत अंतर क्या हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कम है। उदाहरण के लिए, क्या अलग अलग राज्य शेड्यूल ई में नौकरियों को अलग अलग स्किल लेवल, कुशल, अर्धकुशल वगैरह में बांट रहे हैं? मान लीजिए एक ही तरह की भूमिका को महाराष्ट्र कुशल मानता है और कर्नाटक अर्धकुशल, तो एक मल्टी स्टेट कंपनी के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी होगी, पेरोल मैनेजमेंट कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। या फिर न्यूनतम मजदूरी तय करते वक्त क्या वो स्थानीय कारकों जैसे शहर का किराया को अलग अलग वजन दे रहे हैं? इस तरह के अंतर उन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी कंप्लायंस की उलझन पैदा कर सकते हैं जो पूरे देश में काम करती हैं। उन्हें हर राज्य के लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ सुझाव ये है कि विश्लेषण का दायरा बढ़ाकर इन अहम, अनसुलझे या उभरते मुद्दों के व्यावहारिक नतीजों को शामिल किया जाए।
गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के इस जटिल माहौल में संहिता कैसे लागू होगी या नहीं होगी, इस पर एक अलग सेक्शन या सबसेक्शन बहुत मददगार हो सकता है। और राज्यों के नियमों में संभावित अंतरों और मल्टी स्टेट कंपनियों पर उनके असर पर थोड़ी और चर्चा जरूरी है। भले ही फाइनल नियम अभी ना आए हों, उपलब्ध ड्राफ्ट नियमों और रिपोर्टों के आधार पर भी ये किया जा सकता है। हाँ, और इसे ठोस उदाहरणों से समझा सकते हैं। जैसे गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर बात करते हुए विश्लेषण करें कि मौजूदा कर्मचारी या श्रमिक परिभाषाओं में वो फिट होते हैं या नहीं, या क्या वाकई एक नई कैटेगरी की जरूरत है। ये भी चर्चा हो कि 50% नियम या न्यूनतम मजदूरी की गणना उनके बदलते आय मॉडल पर कैसे लागू हो सकती है, और गलत वर्गीकरण के जोखिमों को साफ तौर पर बताएं, जैसे पिछले सालों का बकाया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या न्यूनतम मजदूरी का दावा जो कंपनियों पर भारी पड़ सकता है। इसमें हाल के कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया जा सकता है, भले ही विदेश के हों, कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अच्छा पॉइंट है। फिर खेतीहर मजदूरों को शामिल न करवे कर ये स्वीकार करें कि ये भारत के वर्कफोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से, शायद 40-45% को इस कानून के दायरे से बाहर रखता है। क्या राज्यों के मौजूदा कानून या कोई और सुधार इस कमी को कुछ हद तक पूरा करते हैं, या ये एक बड़ी नीतिगत खाई बनी हुई है जिसके गहरे सामाजिक और आर्थिक परिणाम है, खासकर ग्रामीण गरीबी और असमानता के संदर्भ में? इस पर थोड़ी और रोशनी डालना जरूरी है। और राज्यों के नियमों में अंतर पर ड्राफ्ट के आधार पर ही सही कुछ बड़े औद्योगिक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात का उदाहरण देकर बताएं कि कैसे नौकरियों का स्किल वर्गीकरण, शेड्यूल ई या न्यूनतम मजदूरी में घर के किराए या दूसरे भत्तों का मूल्यांकन अलग अलग हो सकता है। समझाएं कि इससे कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय पेरोल प्रणाली और कंप्लायंस रणनीतियों को स्टैंडर्डाइज करने में कितनी मुश्किल आएगी, जिससे लागत और जटिलता दोनों बढ़ेंगी। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक बड़ा ऑपरेशनल और वित्तीय मुद्दा है। ठीक है, तो हमने 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया। पहला, संहिता और नियमों के बीच के विश्लेषण को और साफ और सुसंगत बनाना, खासकर ये स्पष्ट करते हुए कि क्या स्थायी है और क्या प्रक्रियात्मक और परिवर्तनशील। हाँ। दूसरा, संहिता से पैदा होने वाले बड़े तनावों और अस्पष्टताओं जैसे कर्मचारी श्रमिक का बंटवारा, फ्लोर वेज की अनिश्चितता के रणनीतिक महत्व और दूरगामी प्रभावों को उजागर करना। जी हाँ। और तीसरा, कुछ अहम अनसुलझे या उभरते क्षेत्रों जैसे गिग वर्कर्स की स्थिति और राज्यों के नियमों में भिन्नता के व्यावहारिक प्रभावों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना। हाँ, और ये सारे सुझाव दस्तावेज की मौजूदा मजबूती पर ही आधारित है। दस्तावेज पहले से ही काफी विस्तृत है और पुराने कानूनों से तुलना भी अच्छी करता है। इन सुझावों का मकसद सिर्फ कानूनी विश्लेषण को व्यापार की रणनीति और जमीनी हकीकत से जोड़ना है, ताकि ये नीति बनाने वालों, कंपनियों और कानूनी पेशेवरों के लिए और भी ज्यादा उपयोगी और प्रभावशाली बन सके। ये बदलाव इसे सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से आगे ले जाकर एक रणनीतिक गाइड बनाने में मदद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। हम आपको इन सुझावों पर विचार करने के लिए जरूर प्रोत्साहित करते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने संशोधित दस्तावेज को आगे और विचार विमर्श के लिए हमें फिर से भेज सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। भारत के जो श्रम कानून है उनमें एक बड़ा फेरबदल हुआ है, वेतन संहिता 2019। जी हाँ, कोड ऑन वेजेस 2019। हमारे पास इससे जुड़े काफी सारे दस्तावेज हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए कानून में खास क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, और इसका असर मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों पर क्या पड़ रहा है। हाँ, इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, इसने 4 पुराने और काफी पेचीदा कानूनों को एक में मिला दिया है। अच्छा, 4 कानूनों को। हाँ, दावा तो है कि चीजें आसान होंगी, सिंप्लीफाई होंगी, लेकिन इसने इंडस्ट्री में कर्मचारियों के बीच काफी हलचल भी मचाई है। तो आज हम देखेंगे कि असल में बदला क्या है और जमीन पर इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि 4 पुराने कानून, भुगतान मजदूरी अधिनियम 1936, हाँ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये सब अब एक हो गए इसी एक कोड में। बिल्कुल। लक्ष्य तो यही था कि भाई नियमों का जो जाल है वो कम हो, कंफ्यूजन घटे और शायद मुकदमों की नौबत भी कम आए। सही बात है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सार्वभौमिकता का, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। अच्छा, ये क्या है? देखिए, पुराने कानूनों की ना एक लिमिट थी, सब पर लागू नहीं होते थे। हाँ, जैसे वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वो शायद 24,000 रुपए महीने तक कमाने वालों पर ही था। बिल्कुल सही। और मिनिमम वेजेस एक्ट भी सिर्फ कुछ खास शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पर ही लगता था। ये जो नई संहिता है, ये कहती है कि कम से कम मजदूरी और टाइम पर सैलरी पाने का हक हर कर्मचारी का है। हर कर्मचारी का, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। हाँ, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित में। एक अनुमान है कि इससे करीब 50 करोड़ मजदूर, जिनमें से आप सोचिए 90% असंगठित क्षेत्र के हैं। बाप रे, 90%। हाँ, वो पहली बार किसी तरह की कानूनी वेतन सुरक्षा के दायरे में आएंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। फिर अब आते हैं उस चीज पर जहां शायद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वेतन यानी वेजेस की परिभाषा पर। इसमें क्या खास है?
हाँ, यहाँ मामला वाकई मतलब पेचीदा हो जाता है। संहिता वेतन की एक नई, सबके लिए एक जैसी परिभाषा लाती है धारा 2 में। इसमें मुख्य तौर पर 3 चीजें हैं: बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए, और अगर मिलता है तो रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है। पर कई सारी चीजें इससे बाहर रखी गई हैं, जैसे आपका स्टैट्यूटरी बोनस, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम का पैसा और जो एम्प्लॉयर का पीएफ या पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो सब। ओके, तो ये सब वेतन में नहीं गिना जाएगा? नहीं, लेकिन यहीं पर वो क्रांतिकारी चीज आती है, 50% का नियम। अच्छा, 50% नियम, ये क्या है? ये नियम कहता है कि अगर ये जो बाहर रखी गई चीजें हैं ना, एचआरए, बोनस वगैरह, इनका कुल जोड़ कर्मचारी की जो टोटल तनख्वाह है, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन, उसके 50% से ज्यादा हो जाता है, अच्छा, तो जितना भी हिस्सा 50% से ऊपर है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को वेतन माना जाएगा। अच्छा, और फिर उसी बढ़े हुए वेतन पर आपके पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह की कैलकुलेशन होगी। ओह, इसको एक उदाहरण से समझाएंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी का सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी महीने का 1 लाख रुपया है। ठीक है। पहले हो सकता था कि कंपनी बेसिक पे सिर्फ 25,000 रुपए दिखा दे और बाकी 75,000 रुपए भत्तों ने डाल दे। हाँ, ऐसा होता है। तो भत्ते कितने हो गए? 75%। अब ये नया 50% का नियम कहता है कि भत्ते 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 1 लाख रुपए सीटीसी पर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपए भत्तों में थे, 75, 50, वो अब वेतन में जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो अब वेतन कितना माना जाएगा? अब गणना के लिए वेतन माना जाएगा 50,000 रुपए, यानी 25,000 रुपए जो बेसिक था प्लस ये 25,000 रुपए जो भत्तों से निकालकर जोड़े गए। समझी। तो इसका सीधा असर क्या पड़ेगा कंपनियों पर और कर्मचारियों पर? देखिए, कंपनियों के लिए तो कर्मचारी की कॉस्ट बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी जैसी चीजें अब इस बढ़े हुए वेतन पर कैलकुलेट होंगी, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और कर्मचारी के लिए? कर्मचारी के लिए हो सकता है कि हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम थोड़ी कम हो जाए। कम क्यों? क्योंकि उसका अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन भी तो उसी बढ़े हुए वेतन पर कटेगा। हाँ, सही बात है। लेकिन हाँ, लंबे समय में देखें तो उसकी बचत ज्यादा होगी पीएफ में, ग्रेच्युटी में। तो मतलब शॉर्ट टर्म में हाथ में पैसा कम, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ज्यादा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और एक छोटी सी बात और, अगर कोई कंपनी वस्तु के रूप में कुछ देती है, मतलब रेम्यूनरेशन इन काइंड, तो उसकी वैल्यू कुल वेतन के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो निचोड़ ये कि वेतन की परिभाषा बदलने से काफी कुछ बदल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज पर। ये कैसे तय होगी अब? हाँ, न्यूनतम मजदूरी तय करने का तरीका भी बदला है। पहले वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स वाली लिस्ट होती थी, वो अब खत्म। अच्छा, तो अब क्या आधार है? अब 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो कर्मचारी का स्किल लेवल, मतलब उसका कौशल। स्किल लेवल। हाँ, 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं: अकुशल, अनस्किल्ड जैसे लोडर, सफाई कर्मचारी, फिर अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड जैसे मान लीजिए हेल्पर, प्लम्बर, कुक, फिर कुशल, स्किल्ड और उच्च कुशल, हाईली स्किल्ड। ठीक है, 4 कैटेगरीज हो गई। और दूसरा आधार? दूसरा आधार है ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मेट्रो शहर 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले, नॉन मेट्रो शहर 10 से 40 लाख वाले, और ग्रामीण इलाके। तो मतलब दिल्ली की मिनिमम वेज बिहार के किसी गांव से अलग होगी और एक इलेक्ट्रिशियन की वेज एक हेल्पर से अलग होगी। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये जो मिनिमम वेज रेट्स होंगे, इनकी हर 5 साल में समीक्षा करना जरूरी होगा। ये तो अच्छा है। और इसमें एक नेशनल फ्लोर वेज की भी बात है। वो क्या चीज है? धारा 9 में शायद। हाँ बिल्कुल, नेशनल फ्लोर वेज यानी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसे केंद्र सरकार तय करेगी। अच्छा। और ये तय करते वक्त मजदूरों का जो न्यूनतम जीवन स्तर है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी होगा, मतलब कोई भी राज्य सरकार इससे कम मिनिमम वेज तय नहीं कर सकती। ओह, ये तो एक तरह की सेफ्टी नेट हो गई। हाँ, एक कानूनी बेसलाइन। और एक बात और, अगर किसी राज्य की मौजूदा मिनिमम वेज इस फ्लोर वेज से ज्यादा है तो वो उसे कम नहीं कर सकती। अच्छा, ये भी सही है। वैसे पहले भी तो एक नेशनल फ्लोर वेज था शायद। हाँ, 2017 से था 178 रुपए रोज का, पर वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं था, एक तरह की सलाह थी। अब ये कानूनी शक्ल लेगा। लेकिन ये न्यूनतम मजदूरी की रकम मतलब अमाउंट तय कैसे होती है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, इसके लिए जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं उनमें एक तरीका बताया गया है रूल 3 में। क्या तरीका है वो? ये काफी हद तक 1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 15th ILC और सुप्रीम कोर्ट के रैप्टैकोस ब्रेट केस के दिशा निर्देशों पर आधारित है। अच्छा। इसमें एक स्टैंडर्ड मजदूर परिवार माना जाता है जिसमें 3 अडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स होती हैं, कामगार, उसका जीवन साथी और 2 बच्चे। ठीक है। उनकी जरूरतें देखी जाती हैं, जैसे हर यूनिट के लिए रोज 2700 कैलोरी का खाना, पूरे परिवार के लिए साल में 66 मीटर कपड़ा। 66 मीटर कपड़ा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, फिर घर का किराया जो खाने और कपड़े के खर्च का 10% माना गया है, फ्यूल, बिजली वगैरह के लिए मिनिमम वेज का 20% और बच्चों की पढ़ाई, दवाई, मनोरंजन वगैरह पर मिनिमम वेज का 25%। काफी डिटेल्ड कैलकुलेशन है।
लेकिन क्या ये जो मानक हैं, कैलोरी, कपड़ा, किराए का 10%, ये आज के समय में खास पर शहरों में प्रैक्टिकल है? इस पर सवाल भी उठे हैं शायद। बिल्कुल उठे हैं। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑक्सफैम जैसे संगठनों ने कुछ चिंताएं जताई हैं। क्या चिंता है? पहला तो यही कि क्या ये मानक 2700 कैलोरी, 66 मीटर कपड़ा आज के हिसाब से पुराने नहीं हो गए? हो सकता है। दूसरा, वो जो कंजम्पशन यूनिट की कैलकुलेशन है, पुरुष =1, महिला =0.8, बच्चा =0.6, कुछ लोगों का मानना है कि ये जेंडर के हिसाब से भेदभावपूर्ण है। अच्छा। तीसरा, घर के किराए के लिए खाने कपड़े के खर्च का सिर्फ 10%। क्या ये आज के शहरों में काफी है? शायद नहीं। बात तो सही है। और एक प्रैक्टिकल दिक्कत और है, वो जो स्किल की कैटेगरीज है ना, शेड्यूल ई। हाँ, अकुशल, अर्धकुशल वगैरह। आज की इकोनॉमी कितनी तेजी से बदल रही है, गिग इकोनॉमी है, IT सेक्टर में नए नए काम आ रहे हैं, तो इन कैटेगरीज को लगातार अपडेट रखना एक चुनौती है। मतलब खतरा यह है कि कहीं नए जमाने के जो कॉम्प्लेक्स काम हैं, उन्हें पुराने कम तनख्वाह वाले स्किल ब्रैकेट में न डाल दिया जाए। हाँ, स्किल ब्रैकेट में स्मैच का डर है। समझी? तो न्यूनतम मजदूरी तय करना और उसके मानक, ये सब काफी अहम मुद्दे हैं। अब आते हैं पेमेंट पर। मजदूरी तय हो गई, पर वो टाइम पर मिले, ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल, और संहिता इस पर काफी साफ और सख्त है। टाइमलाइंस तय कर दी गई हैं। क्या टाइमलाइंस है? अगर रोज की मजदूरी है तो शिफ्ट खत्म होने पर मिल जानी चाहिए। अगर हफ्ते की है तो हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पर। ठीक है। अगर पाक्षिक है, मतलब हर 15 दिन में, तो पखवाड़ा खत्म होने के 2 दिन के अंदर। हाँ। और अगर महीने की सैलरी है तो अगले महीने की 7 तारीख तक हर हाल में पेमेंट हो जानी चाहिए। 7 तारीख तक? ये तो काफी कंपनियों के लिए बदलाव होगा। हाँ, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ा बदलाव शायद सुनने में आ रहा है, वो नौकरी छोड़ने या निकाले जाने की स्थिति में है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 17(2) में है। क्या है वो? अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, इस्तीफा देता है, या उसे टर्मिनेट किया जाता है या रिट्रेंच किया जाता है, तो उसका जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, वो उसे सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन में? पहले तो इसमें महीनों लग जाते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। पेमेंट के तरीके भी साफ हैं, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड। और एक और बात, पहले बैंक ट्रांसफर जैसे गैर नकद तरीकों के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति चाहिए होती थी, अब वो जरूरत हटा दी गई है। अच्छा, इससे शायद पेरोल प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाएगी कंपनियों के लिए। हाँ, शायद। ठीक है, अब पेमेंट होगी, लेकिन कई बार सैलरी से कुछ कटौतियां भी होती हैं, डिडक्शंस। इसके बारे में क्या नियम है? क्या एम्प्लॉयर कुछ भी काट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कटौतियों पर भी काफी कड़े नियम हैं। सेक्शन 18 में क्या नियम है? पहली बात तो ये कि सिर्फ वही कटौतियां हो सकती हैं जो कानून में बताई गई हैं। जैसे जुर्माना यानी फाइन। लेकिन फाइन भी सैलरी के 3% से ज्यादा नहीं हो सकता, और उसकी भी पूरी प्रक्रिया है। ओके। और काम से गैर हाजिर रहने पर कटौती, अगर कर्मचारी की वजह से कंपनी को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई, कोई एडवांस या लोन लिया है तो उसकी रिकवरी, इनकम टैक्स, PF कंट्रीब्यूशन, कोर्ट के ऑर्डर से कोई कटौती, लिस्ट है पूरी। ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि किसी भी महीने में ये सारी कटौतियां मिलाकर कर्मचारी के उस महीने के वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओह, मतलब कम से कम आधी सैलरी तो हाथ में आएगी ही। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की गारंटी है कि कर्मचारी को घर चलाने के लिए कुछ पैसा जरूर मिले। ये भी एक जरूरी प्रावधान लगता है। चलिए अब बात करते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन यानी समान पारिश्रमिक की। इसमें क्या नया है? इसमें कुछ अहम बदलाव हैं। पहला तो भाषा का है। भाषा का? हाँ, पुराना जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था वो पुरुष और महिला की बात करता था। ये नई संहिता ज्यादा समावेशी शब्द लिंग यानी जेंडर का इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और दूसरा, भेदभाव का जो निषेध है वो सिर्फ समान काम के लिए समान वेतन तक ही सीमित नहीं रखा गया है। तो फिर इसे भर्ती यानी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया और रोजगार की जो दूसरी शर्तें हैं जैसे प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह, उन तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि लिंग के आधार पर किसी को नौकरी देने से मना करना या प्रमोशन न देना, ये भी गैर कानूनी होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर काम समान या समान प्रकृति का है तो लिंग के आधार पर भर्ती या नौकरी की शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भी कुछ खास किया गया है? हाँ, केंद्र और राज्य स्तर पर जो सलाहकार बोर्ड बनेंगे ना, मिनिमम वेज तय करने के लिए या महिलाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के लिए, उनमें कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। ये जरूरी कर दिया गया है। 1/3, ये भी अच्छा कदम है। संहिता ये भी बताती है कि समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य किसे माना जाएगा। किससे माना जाएगा? ऐसा काम जिसमें एक जैसे स्किल, मेहनत, अनुभव और जिम्मेदारी की जरूरत हो और जो एक जैसी परिस्थितियों में किया जाए। ठीक है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यहाँ समान प्रकृति शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर ILO का मानक समान मूल्य इस्तेमाल होता तो और बेहतर होता। समान मूल्य, उसमें क्या फर्क पड़ता? समान मूल्य अलग अलग दिखने वाले कामों की तुलना भी करने देता है। अगर समाज में उनका मूल्य बराबर माना जाता है, जैसे नर्स और इलेक्ट्रिशियन, काम बिल्कुल अलग है पर क्या उनका मूल्य बराबर नहीं हो सकता? समान प्रकृति में शायद ये तुलना मुश्किल हो। समझी। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अब आते हैं बोनस पर। इसके नियमों में क्या कोई बड़े बदलाव है? बोनस के जो प्रावधान हैं वो ज्यादातर पुराने बोनस एक्ट 1965 जैसे ही रखे गए हैं। अच्छा, तो पात्रता वगैरह वैसी ही है? हाँ, बोनस पाने के लिए कर्मचारी की सैलरी सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए। पहले ये सीमा 21,000 रुपए महीना थी, नई सीमा अभी नोटिफाई होगी।
और उसने साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो। और बोनस कितना मिलेगा? कम से कम 8.33% सैलरी का या 100 रुपए जो भी ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा 20%। ठीक है। और पेमेंट कब तक करनी होगी? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर। इसमें वो सेट ऑन और सेट ऑफ वाला कोई सिस्टम भी है शायद, वो क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ है, सेक्शन 36 में। ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है, पर इसका मकसद बोनस पेमेंट को थोड़ा स्थिर बनाना है। कैसे? आसान शब्दों में समझें, मान लीजिए किसी साल कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। हाँ। उसने मैक्सिमम 20% बोनस दे दिया, फिर भी उसके पास एलोकेबल सरप्लस यानी बांटने लायक मुनाफा बच गया। अच्छा। तो वो इस एक्स्ट्रा पैसे को अगले 4 साल तक के लिए आगे ले जा सकती है। इसे कहते हैं सेट ऑन। ओके, आगे ले जा सकते अब हैं। मान लीजिए अगले साल मुनाफा कम हुआ, इतना कम कि वो मिनिमम 8.33% बोनस भी नहीं दे पा रही, तो वो पहले पिछले साल से बचाए हुए सेट ऑन का इस्तेमाल करेगी। अच्छा, उससे भरपाई करेगी। हाँ, और अगर वो भी कम पड़ जाए तो जितनी कमी रह गई उसे वो अगले 4 सालों के मुनाफे से एडजस्ट करने के लिए आगे ले जाएगी। इसे कहते हैं सेट ऑफ। समझी। मतलब ये एक तरह का बफर सिस्टम है जो अच्छे और बुरे सालों के बीच बोनस को बैलेंस करता है। बिल्कुल, बिजनेस साइकिल के उतार चढ़ाव से बचाता है। और बोनस कब नहीं मिलेगा? क्या इसके कारणों में भी कुछ बदलाव है? हाँ, पहले वाले कारण तो हैं ही, जैसे फ्रॉड करना, कंपनी में हिंसा करना, चोरी करना, कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। अब इसमें एक नया कारण जोड़ा गया है। अगर कर्मचारी को यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दोषी पाया गया है तो भी उसे बोनस से वंचित किया जा सकता है। ओह, ये एक महत्वपूर्ण एडिशन है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हो गए नियम, पर इन नियमों को लागू कौन करवाएगा? मतलब एनफोर्समेंट यहाँ क्या बदला है? क्योंकि वो इंस्पेक्टर राज वाली शिकायतें तो बहुत आम थी पहले। हाँ, यहाँ एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की गई है, कम से कम सोच के स्तर पर। क्या कोशिश है? पुराने इंस्पेक्टर की जगह अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे। इंस्पेक्टर सह सुविधा करता। फैसिलिटेटर मतलब सुविधा देने वाले? हाँ, दावा यह है कि इनका रोल सिर्फ गलतियां पकड़ना और फाइन लगाना नहीं होगा, बल्कि एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों को कानून का पालन करने में सलाह देना, मदद करना भी होगा। अच्छा। और हाँ, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन तो वो करेंगे ही। मकसद बताया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना और हैरेसमेंट कम करना। डिजिटल तरीकों पर भी काफी जोर है, जैसे वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम, रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना। लेकिन क्या ये फैसिलिटेटर वाला जो अप्रोच है ये असल में एनफोर्समेंट को कमजोर तो नहीं कर देगा, जैसा कि कुछ ट्रेड यूनियन कह रहे हैं? ये एक बिल्कुल जायज चिंता है और इस पर काफी बहस भी है। यूनियनों का यही डर है कि फैसिलिटेटर बनने के चक्कर में कहीं इंस्पेक्शन की धार कुंद न हो जाए। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि इससे डर का माहौल कम होगा और लोग खुद से कानून का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। असल असर तो खैर जमीन पर ही पता चलेगा। सही बात है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम करने के लिए रजिस्टरों की संख्या काफी कम कर दी गई है। पहले करीब 10-12 रजिस्टर रखने होते थे, अब शायद 2 मुख्य रजिस्टर ही रखने होंगे। ओह, ये तो कंपनियों के लिए बड़ी राहत होगी। हाँ, और नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी काफी बढ़ा दी गई है। कितनी? जैसे अगर कम पेमेंट की है तो पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर 5 साल के अंदर दोबारा वही गलती की तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। बाप रे, ये तो काफी सख्त है। हाँ, और पेमेंट की है या नहीं ये साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह एम्प्लॉयर पर है। ठीक है। और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर उनका कोई क्लेम है तो वो अब 3 साल तक अपना केस फाइल कर सकते हैं। पहले ये लिमिट बहुत कम थी, 6 महीने या 1 साल। 3 साल, ये भी महत्वपूर्ण बदलाव है। बिल्कुल। तो जाहिर है इतने सारे और इतने बड़े बदलावों पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी। इंडस्ट्री क्या कह रही है, जो उद्योग जगत है? हाँ, इंडस्ट्री की तरफ से जैसे CII, फिक्की जैसे संगठन है, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कैसी? वो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले कदमों का तो स्वागत कर रहे हैं कि रजिस्टर कम हो गए, प्रोसेस आसान हो रहा है। लेकिन उनकी मुख्य चिंता है वेतन की नई परिभाषा से बढ़ने वाली लागत, क्योंकि अब PF, ग्रेच्युटी वगैरह पर उनका खर्च बढ़ेगा। हाँ, वो 50% वाले नियम के कारण। बिल्कुल। और दूसरा, वो जो नेशनल फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी कुछ इंडस्ट्री ग्रुप्स को चिंता है। क्या चिंता है? कि ये जो पिछड़े या कम विकसित राज्य हैं जहां मजदूरी दरें कम है, वहां अगर फ्लोर वेज लागू होता है तो निवेश और रोजगार पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। अच्छा, और ट्रेड यूनियनों का क्या कहना है, मजदूर संगठनों का? ज्यादातर जो बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है जैसे AITUC, CITU, INTUC वगैरह, वो इन नए श्रम संहिताओं की, जिसमें वेतन संहिता भी शामिल है, कड़ी आलोचना कर रही हैं। क्या कह रही हैं वो? उनका मुख्य आरोप यह है कि ये संहिताएं कॉर्पोरेट जगत के फायदे के लिए बनाई गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर मजदूरों के जो अधिकार हैं उन्हें कमजोर करती हैं। जैसे वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वाली भूमिका पर सवाल उठा रही हैं कि इससे एनफोर्समेंट कमजोर होगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को जो नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसकी आलोचना कर रही हैं। और उनका यह भी कहना है कि ये संहिताएं बनाते समय उनसे यानी श्रमिकों के प्रतिनिधियों से ठीक से सलाह मशवरा नहीं किया गया। AITUC ने तो यहां तक कहा है कि इन कोड्स को वापस लिया जाए और कम से कम 35,000 रुपए महीने की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि जो सत्ताधारी दल से जुड़ा मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ BMS, उसने भी कुछ आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने भी? हाँ, खासकर जो बाकी 2 संहिताएं हैं, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, उनके कुछ प्रावधानों पर BMS को भी एतराज है। हालांकि वेतन संहिता का वो मोटे तौर पर समर्थन करते हैं। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ राय काफी बटी हुई है। बिल्कुल, तो ये अलग अलग विचार तो है ही, लेकिन इसे लागू करने में, मतलब जमीन पर उतारने में क्या प्रैक्टिकल चुनौतियां दिख रही हैं? चुनौतियां तो कई हैं। पहली तो हमारी संघीय व्यवस्था से जुड़ी है। मतलब केंद्र और राज्य वाली बात। हाँ,
देखिए, श्रम जो है वो संविधान की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है। केंद्र ने तो ये संहिता पास कर दी, 2020 में इसके ड्राफ्ट रूल्स भी जारी कर दिए। ज्यादातर राज्यों ने भी अपने ड्राफ्ट रूल्स बना लिए हैं, शायद 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने। हाँ। लेकिन अभी तक ये पूरे देश में एक साथ फाइनली लागू नहीं हुए हैं, वो होना बाकी है। अच्छा, तो अभी ये लागू नहीं हुए हैं? पूरी तरह से सभी राज्यों में एक साथ नहीं। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन राज्यों को अपने नियम लागू करने हैं, वो प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है इसे देश के विशाल असंगठित क्षेत्र तक पहुंचाना। हाँ, वो 90% वाली बात। बिल्कुल, जहां न तो कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, न लोगों को अपने अधिकारों की ज्यादा जानकारी होती है, और न ही अगर कोई दिक्कत हो तो इंसाफ पाने के रास्ते आसान होते हैं। सही बात है। तो इस कानून को उन तक पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और जमीनी स्तर पर एक मजबूत एनफोर्समेंट मशीनरी बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। और क्या परिभाषाओं को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, कुछ परिभाषाएं, खासकर कर्मचारी एम्प्लॉय धारा 2 के और श्रमिक वर्कर धारा 2Z के बीच का जो फर्क है वो थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। क्या फर्क है दोनों में? कर्मचारी की परिभाषा बहुत वाइड है, इसमें लगभग सब आ जाते हैं। स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, सब ठीक है। लेकिन श्रमिक की परिभाषा थोड़ी संकुचित है। इसमें मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, और वो सुपरवाइजर भी शामिल नहीं है जो एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं। जैसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 10,000 की लिमिट थी, अब शायद 18,000 रुपए माह। तो इस फर्क से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ अधिकार, जैसे ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, जो दूसरी संहिताओं में है, वो श्रमिकों को ही मिलते हैं, सभी कर्मचारियों को नहीं। ओह, तो ये एक तरह से अधिकारों का एक डबल स्टैंडर्ड बना सकता है, जो शायद संहिता के सबके लिए समान वाले सिद्धांत के खिलाफ जाता है। और इस पर आगे लिटिगेशन भी हो सकता है कि कौन श्रमिक है और कौन सिर्फ कर्मचारी। ये तो वाकई एक जटिल मुद्दा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वेतन संहिता भारत के श्रम कानूनों में एक बहुत बड़ा मतलब रीस्ट्रक्चरिंग वाला कदम है। हाँ, बिल्कुल। इरादा नेक लगता है, चीजों को आसान बनाना, सबको दायरे में लाना, कानूनों को आज के जमाने के हिसाब से ढालना। जी। फायदे भी दिखते हैं, जैसे करोड़ों असंगठित मजदूरों को पहली बार कोई कानूनी सुरक्षा मिलेगी, कंपनियों के लिए कंप्लायंस शायद आसान होगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसे लागू करने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कुछ परिभाषाओं पर और क्लैरिटी चाहिए, और इंडस्ट्री और यूनियनों के बीच गहरे मतभेद भी हैं। तो आखिर में हम इसे कैसे समेटें? देखिए, बात सीधी सी है। ये जो बदलाव है, ये भारत में काम करने वाले लगभग हर इंसान पर असर डालेंगे। किसी पर सीधा, किसी पर थोड़ा घुमा फिरा कर। आपकी सैलरी कैसे बनेगी, आपकी सोशल सिक्योरिटी में कितना पैसा जाएगा, आपको कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, अगर आपके अधिकार मारे जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ बदल रहा है या बदलने वाला है। सही बात है। इसलिए इन बदलावों को समझना सिर्फ अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को जानने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे देश में जो बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाना चाहिए। जरूर। इस संहिता का एक लक्ष्य ये भी बताया गया है कि 2025 तक न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज को जीवन निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज के स्तर तक लाया जाए। मतलब इतनी मजदूरी जिससे एक इंसान और उसका परिवार ठीक ठाक सम्मान से जी सके। हाँ, ये लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आज की हकीकत अगर हम देखें, जहां उस विशाल असंगठित क्षेत्र में मिनिमम वेज को ही ठीक से लागू करवाना इतना बड़ा चैलेंज है, तो ये सोचना जरूरी है कि सभी भारतीय कामगारों के लिए एक लिविंग वेज को हकीकत बनाने के लिए हमारे एनफोर्समेंट सिस्टम में, सरकार की कैपेसिटी में और शायद हम सबके नजरिए में कितने गहरे, कितने बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत होगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।